ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 111, आमंत्रण। गुप्त मार्ग में प्रवेश करने के लिए चुने गए युवाओं ने लगातार साधना की और 5 महीने बीत गए। इन 5 महीनों के दौरान साधना करने के बजाय डेविस ने पूरी तरह से कीमिया का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने आत्मा की लौ का उपयोग करना सीखा, जिससे उन्हें कोयले जैसी ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किए बिना गोलियां बनाने में मदद मिली। आत्मा की लौ केवल उन लोगों के साथ बनाई जा सकती थी जिनका आग से लगाव था। इस सख्त आवश्यकता के कारण कई लोगों ने उच्च स्तरीय कीमिया सीखना छोड़ दिया, क्योंकि जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, आग को नियंत्रित करने के लिए आत्मा का उपयोग किए बिना आग को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा गोली बनाने के लिए आत्मा की लौ का उपयोग करने के अपने फायदे हैं, जैसे कि गर्मी की तीव्रता को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम होना, जब तक कि व्यक्ति अपनी आत्मा की ऊर्जा पर उच्च नियंत्रण रखता है। पहले महीने के दौरान डेविस को अपनी आत्मा की लौ को नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा की ऊर्जा को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई, जिसके कारण उसने कई सामग्रियों और कड़ाही को बर्बाद कर दिया। दूसरे महीने के दौरान वह आत्मा की लौ को कुशलता से नियंत्रित करने में सक्षम था। तीसरे महीने में वह अर्थ रैंक की गोलियां बनाने में सक्षम था। चौथे महीने में उसने अपनी गोली बनाने की कला को मजबूत किया और लगन से अभ्यास किया। और पिछले महीने में वह आखिरकार एक लो लेवल स्काई रैंक की गोली बनाने में सफल रहा। अल्केमिस्ट हाईवुड उसकी गति से पूरी तरह से चकित था और यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह लड़का 1 साल में उससे आगे निकल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेविस एवलिन के साथ अपना वादा नहीं भूला, बल्कि उससे मिलने जाने के बजाय उसने उसे पत्र भेजकर अपनी परिस्थिति बताई। एवलिन ने उसकी दुर्दशा को समझा और उसे गर्मजोशी से जवाब दिया। उसके बाद वे सप्ताह में एक बार पत्र भेजकर संवाद करते थे, एक दूसरे को बताते थे कि उन्होंने उस सप्ताह क्या किया। डेविस के लिए यह उसे मुस्कुराहट देता था, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की भावनाओं का अनुभव नहीं किया था। अरे, उसे इस तरह की हरकतें करने का कोई अनुभव भी नहीं था। इसके अलावा वे ट्रांसमिशन क्रिस्टल का उपयोग करके संवाद कर सकते थे, लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी अजीब कारण से एक दूसरे से मिलने या बात करने से बचते थे। दोनों को इस बात का अंदाजा था कि वे एक दूसरे को क्या बताना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इससे परहेज किया। अल्पविराम, ये वाकई निराशाजनक है, डेविस ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। वह टेबल पर बैठा हुआ अपने माथे पर मालिश कर रहा था और एक खास समस्या के बारे में सोच रहा था। डेविस अब 11 साल का हो गया था। उसकी लंबाई बढ़ गई थी, जिससे वह ठीक 5 फीट लंबा हो गया था। उसके चेहरे पर कुछ मर्दाना विशेषताएं दिखाई देने लगी थीं। काले शाही लबादे के साथ वह बिल्कुल सुंदर लग रहा था। क्या निराशाजनक है, उसके पीछे एक प्यारी सी आवाज़ गूंजी। उसने पीछे देखा तो एलिया कमल की मुद्रा में बैठी हुई थी। वह अपनी खूबसूरत बादामी आंखों, बिल्कुल सही आकार की छोटी नाक और सुंदर होठों के साथ मंत्रमुग्ध लग रही थी। उसकी लंबाई 4 फीट 5 इंच तक बढ़ गई थी, जबकि उसके लंबे रेशमी काले बाल छाती तक पहुंच गए थे। उसने गहरे नीले रंग के कपड़े पहने थे जो महंगे और सुरुचिपूर्ण लग रहे थे। उसने अपनी आंखें खोली और उत्सुकता भरी निगाहों से उसे देखा। डेविस ने उसे समझाने से पहले एक पल सोचा। पता चला कि उसे सम्राट एश्टन से एक आधिकारिक पत्र मिला था। पत्र में संकेत दिया गया था कि राजकुमारी शर्ली एश्टन 1 महीने के भीतर अपना जन्मदिन मनाएंगी, और ऐसा लगता है कि उसे अपने मंगेतर के साथ जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया गया था। इसमें इतनी निराशा की क्या बात है? एलिया के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि चिंता करने की क्या बात है। डेविस ने आह भरी, मुझे समझ में आ गया कि वे मुझे क्यों आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वे एवलिन को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं। यह उनके लिए चोट पर अपमान जोड़ने जैसा है। चोट पर अपमान जोड़ना? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी भी नहीं समझे, क्योंकि तुम अभी भी छोटे हो। एलिया ने उसकी बात सुनकर आंखें घुमाईं। सम्राट एश्टन मूल रूप से मेरे और शर्ली की शादी की सगाई को खारिज किए जाने से असंतुष्ट थे, इसलिए वे किसी भी तरह से एवलिन को शर्ली के जन्मदिन समारोह में आमंत्रित नहीं करेंगे। मेरे अनुमान से ये पत्र शर्ली का ही काम होगा। अगर मुझे यह अनुमान लगाना पड़े कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, तो उद्धरण चिन्ह। डेविस ने कुछ देर तक सोचा और फिर आगे कहा, उसके शाही पिता अभी भी उससे असंतुष्ट हैं और इस आगामी जन्मदिन समारोह का लाभ उठाकर उसे मुझे आमंत्रित करने के लिए दबाव डाला। फिर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने मुझे निमंत्रण भेजा, लेकिन इसके बजाय निमंत्रण का विवरण बदल दिया ताकि मैं एवलिन को अपने साथ ला सकूं, जिससे उसे अपने पिता की इच्छाओं को चतुराई से अस्वीकार करने का एक कारण मिल गया। एलिया चुप रही। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था, जैसे कि वह किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? डेविस असहज हो गया और उससे सवाल किया।
चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, मैं शायद यही कहूंगी कि सम्राट एस्टन ने ही तुम्हें निमंत्रण भेजा है। डेविस ने उसकी ओर देखा और हंसा, हाँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सम्राट एस्टन शर्ली के दिल में ईर्ष्या का इस्तेमाल करके उसे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। डेविस उसकी अटकलों को सुनकर अवाक रह गया। ईर्ष्या का इस्तेमाल? तुम्हारा मतलब है कि वह किसी तरह से एवलिन और मेरे बीच ईर्ष्या पैदा करने की योजना बना रहा है? हाँ, कमोबेश, अपनी आंखें घुमाते हुए उसने जवाब दिया। डेविस ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी कल्पनाशक्ति बहुत अच्छी है। इसके अलावा मेरी वजह से ईर्ष्या हो रही है। तुम्हें मेरा मूल्य बढ़ाना पसंद है। एलिया ने अचानक उसे नाखुश निगाहों से देखा, तुम हमेशा खुद को सामान्य रूप से विनम्र क्यों रखते हो? तुम लोरेट साम्राज्य के क्राउन प्रिंस हो, रहस्यमय वरिष्ठ के शिष्य हो। इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे गुरु को छोड़कर किसी का दर्जा तुमसे बढ़कर है। उसने अपने हाथ फैलाए, मुझे खुद नहीं पता, लगता है कि मैं बिना किसी कारण के अहंकारी व्यवहार करते हुए खुद को मंदबुद्धि महसूस करता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एलिया अवाक थी, लेकिन वह ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसने जो कहा उसमें कुछ दम था। उसकी ओर उंगली उठाते हुए उसने कहा, सबसे पहले तुम इस महाद्वीप में जीवित सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। दूसरे, तुम्हारी प्रतिष्ठा इतनी अधिक है कि इस महाद्वीप की कोई भी अविवाहित महिला तुम्हारी प्रगति को अस्वीकार नहीं करेगी। उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसने सोचा, मेरे सहित। उसकी ओर नज़र घुमाते हुए उसने असंतुष्ट नज़र से पूछा, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम ईर्ष्या के योग्य नहीं हो? डेविस ने थोड़ा हंसते हुए कहा, तुम कहते हो कि कोई भी मुझे मना नहीं करेगा। फिर मुझे ये बताओ, एवलिन ने सगाई से इनकार क्यों किया जब तक कि मैं उसे मना नहीं पाया? उस समय वह तुमसे बड़ी थी और तुम अभी भी एक बच्चे थे। उम्र का अंतर भी काफ़ी अजीब रहा होगा। आखिरकार जब तक वह तुमसे नहीं मिली तब तक उसके मन में कुछ शंकाएं रही होंगी। आज भी कई महिलाएं तुम्हारी प्रशंसा करती हैं और चाहती हैं कि तुम उन पर ध्यान दो। मैं तुम्हें 16 साल की उम्र के बाद किसी अकेली महिला से प्रेम करने की चुनौती देता हूँ। मुझे देखना है कि क्या कोई तब तक तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार करने की हिम्मत करता है। उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वह काफ़ी नाराज हुआ, लेकिन साथ ही उसने उसे अचंभित निगाहों से देखा। उसने धीरे से पलकें झपकाईं और उसके मुंह से निकले शब्दों के बारे में सोचा। मैंने उसे बोल्ड होना सिखाया था, लेकिन इतना बोल्ड नहीं, खासकर उसकी उम्र के हिसाब से। अपने मन में चिल्लाते हुए उसने खुद को कोसा कि मैंने उसे ऐसी बातें सिखाईं जो उसे नहीं सिखानी चाहिए थीं। अध्याय 112, कोर में भिन्नता। डेविस अचानक उठ खड़ा हुआ, एलिया को पकड़ा और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। फिर उसने अपने काले वस्त्र उतार दिए और अपनी सुडौल मांसपेशियों को दिखाते हुए उसके करीब आ गया। उसका शरीर बैंगनी रंग के ऊपरी भाग और काले रंग के निचले भाग से ढका हुआ था। तुम क्या कर रहे हो? बिस्तर पर लौटते हुए वह खुद को सीधा करने में कामयाब रही और वह भ्रमित तरीके से चिल्लाए, मैं क्या कर रही हूँ? बस ये जांच रही हूँ कि तुम्हारी बातें सच हैं या नहीं। बिस्तर पर चढ़ते हुए उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे नीचे धकेल दिया। एलिया की पलकें धीरे से कांप उठीं। उसने उसकी घूमती आंखों को देखा जो अचानक एक जिज्ञासु नज़र से भर गई थीं। उसने अपने होंठों को धीरे धीरे उसके होंठों के करीब ले जाया क्योंकि वह कांपने लगी थी। अंत में वह रुक गया जब उनके होंठों के मिलने तक केवल 1 इंच ही बचा था। मुझे दूर नहीं धकेलोगे? उसने पूछा और उसकी आंखों को गंभीरता से देखा। एलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसकी आंखों में देखती रही और उसकी पलकें कांप उठीं। उसने महसूस किया कि उसकी गर्म सांसें उसके होठों पर चल रही थीं, जिससे उसके पैर कुछ समय के लिए शिथिल हो गए। ये देखकर कि कोई जवाब नहीं आया, उसने उसकी कलाई छोड़ी और खड़ा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे दूर क्यों नहीं धकेल रही हो? मुझे मत बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे शब्द सही हैं। एलिया एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने जवाब दिया, नहीं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह उसकी हरकतों को समझ नहीं पाया। तो क्यों? क्योंकि मैंने उसी क्षण से तुम्हारी औरत बनना स्वीकार कर लिया है जब से तुमने मेरे साथ बराबरी का व्यवहार करना शुरू किया, चाहे मैं गुलाम हूं या नहीं। डेविस अवाक रह गया। उसने चिल्लाते हुए अपने वस्त्र उठाते हुए पीछे हट गया। तुम अभी भी एक बच्चे हो। किसी के प्रति खुद को समर्पित करने के बारे में तुम्हें क्या पता? देखभाल करने और स्नेह करने को भ्रमित मत करो। याद रखो कि मैंने तुम्हारी परवाह सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी नहीं। ये शब्द कहते हुए वह अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया और क्रोधित तरीके से दरवाज़ा बंद कर दिया। एलिया ने उसके शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी उंगली से अपने होठों को छूते हुए चुपचाप खुद से कहा, अभी अभी मैंने उसे चूमने की कोशिश की थी, है न? अल्पविराम। गलियारे से उलझन भरे अंदाज में चलते हुए डेविस को सिरदर्द होने लगा। ईमानदारी से कहूं तो आज उसे क्या हो गया है? अचानक इस तरह की बातें करने लगी।
क्या शाही महल में किसी ने उसके तर्क को इस तरह से उलझा दिया, या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वाकई मुझे उस हद तक पसंद करती थी? इन 3 सालों के बाद वह सच में उसे अपना दोस्त मानता था। किसी भी तरह से वह उसे एक महिला के रूप में नहीं देखता था, सिवाय उस एक बार के जब वह महिलाओं के बारे में उत्सुक था। आखिरकार उसके लिए वह अभी भी एक बच्ची थी और सही मायनों में उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। कोई रास्ता नहीं है न? उसने खुद से पूछा और वह तीखे ढंग से मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि अब क्या सोचना है, क्योंकि वह उस संभावना से इनकार नहीं कर सकता था। फिर उसने आह भरी, जीवन लंबा है, केवल समय ही इस मामले को हल करेगा। वह एक दरवाजे के सामने रुका और खटखटाया। माँ। दरवाजा तुरंत खुला और क्लेयर मुस्कुराई, अंदर आ जाओ। डेविस अंदर आया और उसने कहा, माँ, मेरे पास आपसे पहले पूछने का समय नहीं था। क्या आप ये बताना चाहेंगी कि आपने मुझे रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने की अनुमति क्यों नहीं दी? क्लेयर ने हल्के स्वर में हंसी। मैं इतने महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन ये देखते हुए कि तुम कीमिया में कड़ी मेहनत कर रही हो, मैंने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक तुम जवाब की तलाश में नहीं आती। लेकिन अचानक उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुझे लगा कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाया होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। माँ, मेरे गुरु मुझे सिर्फ आत्मा गढ़ने की साधना के बारे में सिखाते हैं। उसे पता था कि उसकी माँ ये पूछेगी, इसलिए उसने पहले से ही बहाना सोच लिया। ओह, लगता है कि तुम्हारी अपनी मुश्किलें हैं। कोई बात नहीं, माँ तुम्हें सिखाएंगी। क्लेयर ने शानदार ढंग से मुस्कुराया, जिससे डेविस भी मुस्कुरा उठा। मेज पर बैठकर उसने समझाना शुरू किया, मैंने तुम्हें रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक साधना न करने के लिए कहा था, क्योंकि कोर में चरणों और विविधताओं की एक अज्ञात मात्रा है जिसे तुम साधना कर सकते हो। क्या? डेविस आश्चर्यचकित था। उसने सोचा कि इस दुनिया में घूमने वाले कोर चरण तक खेती करने का तरीका संभवतः गलत या अधूरा था। उसने नहीं सोचा कि यह घटिया था। यहाँ रहने के दौरान मैंने देखा कि यहाँ के लोग ज़्यादातर सबसे निचले दर्जे के कोर की खेती करते हैं, जो 5वां स्तर का कोर है। तुम्हारे पिता के पास 4थे स्तर का कोर है, जबकि मेरे पास दूसरे स्तर का कोर है। उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, जैसे कि वह इस महाद्वीप की अज्ञानता पर विलाप कर रही हो। डेविस ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो कोर के स्तर साधकों की युद्ध क्षमता निर्धारित करते हैं। क्लेयर मुस्कुराई, लेकिन फिर से अपना सिर हिलाया। हाँ, केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह ऊर्जा संग्रहण साधना प्रणाली के बाद के चरणों में कदम रखने के लिए एक आधार है। डेविस की आंखें विस्मय में चौड़ी हो गईं। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं ऊर्जा संग्रहण साधना प्रणाली के बाद के चरणों में साधना नहीं कर सकता जब तक कि मैं उच्च स्तरीय कोर की साधना नहीं करता? क्लेयर ने कंधे उचकाए। यह जरूरी नहीं है। वह भ्रमित था। उसकी भ्रमित अभिव्यक्ति को देखकर क्लेयर ने हंसते हुए समझाया, आप अभी भी बाद के चरणों में साधना कर सकते हैं, लेकिन ये स्वर्ग के खिलाफ जाने जितना कठिन होगा, जिससे इसे हासिल करना असंभव हो जाता है। डेविस ने समझ में सिर हिलाया और अपने मन में एक और संदेह पूछा, ओह, फिर आपने जिन विविधताओं का उल्लेख किया है, उनके बारे में क्या? हम लोग जिस मूल को विकसित करते हैं, वह रहस्यमय है। ये कभी कभी किसी के शरीर की बनावट, यहाँ तक कि किस्मत के अनुसार बदल सकता है और भिन्न हो सकता है। कुछ लोग अपने मूल में नियमों को उकेरने में कामयाब हो जाते हैं, जो उन्हें बाद के चरणों में नियमों को समझने में लाभ देता है। कुछ लोग जिनके पास क्लारा जैसी विशेष काया होती है, निस्संदेह उनका अपना उत्परिवर्तित मूल होगा। डेविस ने अपना मुंह खोला, आकार बनाते हुए। उसे विशेष काया के लाभों से अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या हुई। क्लारा इस बंजर महाद्वीप में एक शक्तिशाली काया के साथ पैदा होने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी कमजोर हैं। क्लेयर मुस्कुराई क्योंकि उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने स्वर्ग को धन्यवाद दिया क्योंकि उसे आशीर्वाद मिला। आखिरकार विशेष काया पूरी तरह से स्वर्ग की इच्छा से लोगों को दी जाती है। अध्याय 113, एलिया की बीमारी। क्लेयर ने डेविस को तब तक व्याख्यान दिया जब तक कि उसने ये सुनिश्चित नहीं कर लिया कि उसे रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक खेती करने के बारे में जो कुछ भी पता है, वह सब पता है। इस बीच डेविस ये सुनकर चौंक गया कि उसके पिता जल्द ही अपनी ऊर्जा एकत्र करने की खेती को तब तक कमजोर कर देंगे जब तक कि यह मेरिडियन रिफाइनमेंट स्टेज के शिखर पर न पहुंच जाए। डेविस अपने पिता द्वारा ऐसा निर्णय लेने के लिए उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। दूसरी ओर लोरेट साम्राज्य की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में सम्राट एश्टन और सम्राट रूथ ने अमर विरासत की भूमि की जानकारी के बदले में इस समय के दौरान लोरेट साम्राज्य की रक्षा करने का वादा किया था। क्लेयर और लोगन दोनों ने इस जानकारी को प्रकट करने का फैसला किया, क्योंकि क्लेयर ने बताया कि एक बार विरासत का प्रवेश द्वार खुल जाने के बाद यह आकाश में प्रकाश का प्रतीक भेजेगा, जो दर्शाता है कि विरासत सभी के लिए खुली है। क्लेयर के स्पष्टीकरण से उन्हें पता चला कि यह विरासत का निष्पक्ष होने का तरीका था, जिसका अर्थ है कि चाहे इसे पहले किसने पाया हो, योग्य और प्रतिभाशाली लोगों की ही अंतिम हंसी होगी। डेविस को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। अगर वह विरासत नहीं पा सका तो वह अपनी प्रतिभा की कमी के लिए खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। उसी दिन उसने आधिकारिक मामलों के नाम पर एवलिन को रॉयल कैसल में आमंत्रित किया।
अल्पविराम। अगले दिन रॉयल गार्ड्स रॉयल कैसल के सामने मेहनती तरीके से खड़े थे। उनके प्रत्येक चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे, जिससे उनकी भावनाओं को नहीं देखा जा सकता था, लेकिन एक प्रभावशाली उपस्थिति थी। डेविस सामने खड़ा था, एक महत्वपूर्ण अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि एलिया उसके बगल में शांति से खड़ी थी, जैसे कि कल कुछ भी नहीं हुआ था। रॉयल कैसल के सामने एक गाड़ी आई, जिसने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। गाड़ी तुरंत रुकी और एवलिन उसमें से उतरी और उसने उसे वापस मुस्कुराते हुए देखा। रॉयल कैसल में आपका स्वागत है, मिस एवलिन। मेरे राजकुमार द्वारा व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किए जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। एवलिन ने अपने हाथ जोड़े और थोड़ा झुकी। उसके बाद उन्होंने रॉयल कैसल के अंदर जाते समय कुछ औपचारिक शब्दों का आदान प्रदान किया। हाँ, ये तो आपने बहुत दिखावा किया है। एवलिन ने अपना मुंह बंद कर लिया और हंसने लगी। क्या हम हमेशा ऐसा नहीं करते? कुछ ऐसा जिसे भीड़ के सामने अपना चेहरा बनाए रखना कहते हैं। डेविस ने उदासीनता से उत्तर दिया, जैसे कि यह एक तथ्य हो, लेकिन अचानक जारी रखा, ठीक है, मेरे माता पिता ने कहा कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। सम्राट और महारानी ने मुझे बुलाया है। एवलिन घबरा गई। उसने उससे पूछते हुए थोड़ा डरा हुआ चेहरा बनाया। सम्राट को छोड़कर महारानी आपसे मिलना चाहती हैं, ऐसा लगता है। डेविस ने कंधे उचका दिए। अपने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ उसने पूछा, क्या वह मेरी परीक्षा लेने जा रही है? शायद। क्या आपने इसके लिए तैयारी की है? उसने जवाब दिया और गंभीर स्वर में सवाल किया। वास्तव में वह बस उसे चिढ़ा रहा था। अगर मैंने तैयारी भी की तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे स्वीकार करवा पाऊंगा। उदास स्वर में उत्तर देते हुए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके लटकते सिर को देखते हुए उसने सोचा और आह भरी, हमारे यहाँ एक गंभीरहीन भावना की समस्या है। हाँ, सब ठीक रहेगा। मेरी माँ महारानी ने पहले ही तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया है। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम किसी कारण से उसे नाराज न करो। मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करूंगी। एवलिन ने अपना सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराए। डेविस ने भी अपना सिर हिलाया और सिंहासन कक्ष की ओर चल दिया। गलियारे के आधे रास्ते में उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हम इस तरह से शब्दों का आदान प्रदान क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले से ही शादीशुदा हैं और स्वीकृति के लिए मेरे माता पिता से मिलने जा रहे हैं। कुछ स्पष्ट रूप से अजीब है। एक पल के लिए उनकी नज़रें मिलीं और फिर वे एक साथ अलग हो गईं। यह क्या बकवास है? डेविस की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह सोच रहा था। अचानक उसने उसकी ओर देखा क्योंकि कल की घटना उसकी आंखों के सामने से गुजरी। क्या उसने पहले ही मेरी महिला बनना स्वीकार कर लिया है? उसने खुद से अविश्वसनीय तरीके से पूछा, जैसे कि वह अपनी खुद की तर्कसंगतता पर सवाल उठा रहा हो। एक पल बाद उसने अपना सिर हिलाया और चलना जारी रखा। कुछ मिनट बाद वे आखिरकार सिंहासन कक्ष के सामने पहुंच गए। अच्छा, अंदर जाओ। तुम नहीं आ रही हो? डेविस ने अचानक उसके साथ चलना बंद कर दिया। एवलिन को एहसास हुआ कि वह अब उसके साथ नहीं चल रहा था और अकेले अपने ससुराल वालों से मिलने की संभावना से थोड़ा और घबरा गया। डेविस ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह अब उसके साथ नहीं जाएगा। एक पल बाद उसने अपने हाथ उठाए और अंगूठा दिखाया। एवलिन ने अपने हाथों को कमर पर रखकर मुंह बनाया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और सिंहासन कक्ष के अंदर चली गई। डेविस ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए वापस अध्ययन कक्ष की ओर रुख किया, क्योंकि उसके पास यहाँ रहने का कोई कारण नहीं था। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, वह जम गया। एलिया ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसे अचानक लगा जैसे वह कुछ बेईमानी करते हुए पकड़ा गया हो। वह उसे घूरती रही, इससे पहले कि वह इसे और सहन कर पाता। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच का रिश्ता अचानक से बहुत ज्यादा अंतरंग, मिलनसार हो गया है। बेशक, मैं और एवलिन जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। ये पूरी तरह से सामान्य है और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। इसके अलावा आजकल तुम क्या कर रही हो? तुम बिल्कुल अजीब व्यवहार कर रही हो, एलिया। उसने इसे तथ्य के रूप में उत्तर दिया और अंत में उससे पूछने के लिए चिंतित स्वर का इस्तेमाल किया। एलिया के चेहरे पर उलझन थी क्योंकि वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम बीमार महसूस कर रही हो? डेविस ने अचानक पूछा और उसकी नब्ज जांची। वह बीमारी के बारे में एक दो बातें जानता था क्योंकि उसने कीमिया का अध्ययन किया था। साधक भी बीमार हो सकते हैं क्योंकि ऐसी कई अस्पष्ट चीजें हैं जो उन्हें प्रभावित कर सकती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। नहीं, ये बस। उसका जटिल चेहरा उदास हो गया। उसने अपनी भौहें उठाईं और गंभीर स्वर में पूछा, क्या है? बोलो, मुझसे कुछ मत छिपाओ। मुझे कुछ अजीब सपने आते हैं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सपने? वे दुर्स्वप्न जैसे हैं। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। डेविस ने विचार किया और जल्दी से उसकी आत्मा की जांच की कि कहीं कोई असामान्यता तो नहीं है। फिर उसने सवाल करना जारी रखा, वह दुर्स्वप्न किस बारे में है? अगर तुम्हें याद करने में डर लगता है तो तुम्हें मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अध्याय 114, बेचैनी।
एलिया ने अपने दांत भींचे और जवाब दिया, मैंने जो दुर्स्वप्न देखा वह थोड़ा धुंधला है। ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वे मुझ पर डरावने ढंग से हंसते हैं और मेरा पीछा करते हैं जैसे कि मैं उनके लिए शिकार के अलावा कुछ नहीं हूं। डेविस ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, यह एक भयानक अनुभव है। फिर उसने सिर हिलाया, देखा, तुम्हें ये कब से हो रहा है? मुझे ये सपने करीब 1 महीने से आ रहे हैं। उसने उदास होकर जवाब देते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। ये सुनकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और खुद पर संदेह करने लगा, क्या मैं इतना अविश्वसनीय हूं कि वह इस बारे में बात करने के लिए मुझसे मिलने भी नहीं आएगी? फिर भी निराश हुए बिना उसने सवाल पूछना जारी रखा, क्या तुम्हें ये दुर्स्वप्न तब आते हैं जब तुम सो रही होती हो? हाँ, लेकिन सिर्फ उस समय ही नहीं। एक पल के लिए रुकते हुए उसने फिर से कहा, मुझे ये दुर्स्वप्न तब भी आते हैं जब मैं खेती करती हूँ। उसने फिर सिर हिलाया और सोचा, अजीब है, खेती के दौरान? अब तक मैंने जो देखा है उससे उसकी आत्मा सामान्य है। क्या ये हृदय दानव हो सकता है? नहीं, वह इसके लिए बहुत शुद्ध है। फिर और क्या हो सकता है? वह कुछ देर तक कारण के बारे में सोचता रहा, फिर उसने बाद में सोचने का फैसला किया, अभी के लिए चलो उसे सांत्वना देते हैं। डेविस ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। अगर इस महाद्वीप के लोग हिम्मत करते हैं तो। तारांकन पाह, तारांकन। डेविस ने पूरी तरह से अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और वह जम गया। उसे अपनी आंखों या अस्वीकार किए जाने की भावना पर विश्वास नहीं हो रहा था। एलिया ने उसके हाथों को अपने से दूर कर दिया और अपनी मुट्ठियां धीरे धीरे बंद कर लीं और उसकी ओर इशारा किया। तुम वहां नहीं थे, उसने दबी हुई आवाज में चिल्लाया। मैंने तुम्हारी मदद के लिए चाहे जितनी भी पुकार लगाई हो, तुम वहां नहीं थे। उन्होंने मुझे मार डाला। जब मैं तुम्हारा नाम पुकार रहा था तब उन्होंने मुझे टुकड़ों में काट दिया। तुम अभी भी वहां नहीं थे। उसकी आंखों में शिकायत भर आई, उसकी आवाज़ फूट पड़ी और वह रो पड़ी। और यहाँ तुम मुझसे दूर हो जबकि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। एलिया, वह अपनी कल्पना से बाहर आया और एक बार फिर अपने हाथों से उसे पकड़ने लगा। उसने एक कदम पीछे हटते हुए उन सालों को मिटा दिया। तुम दोनों जितना चाहो अंतरंगता से पेश आ सकते हो और मुझे परवाह नहीं है। वह पीछे मुड़ी और भाग गई। वह वहां स्तब्ध खड़ा रहा जैसे कि उसने अभी अभी कोई आपदा देखी हो। कुछ क्षण बीतने के बाद उसका स्तब्ध चेहरा सामान्य हुआ और वह भ्रमित हो गया। क्या वह एलिया है? उसने खुद से उलझन भरे अंदाज में पूछा। उसके लिए वह हमेशा एक शांत लड़की थी जो तब भी उसका ख्याल रखती थी जब वह कुछ भी नहीं कहता। उसने उससे बस एक निश्चित दूरी बनाए रखी क्योंकि वह उसे एक अच्छी महिला के रूप में बड़ा होते हुए देख सकता था। उसके व्यक्तित्व ने 180 डिग्री का मोड़ ले लिया। उसने सोचा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। फिर उसने आह भरते हुए कहा, यह सब फिर से मेरी गलती है। लेकिन उसने जो कहा उसके हिसाब से यह 1 महीने से भी ज्यादा समय से हो रहा है। अचानक उसके दिमाग में एक खौफनाक हंसी गूंजी, हे, वाकई दिलचस्प है। ओए, तुम्हें कुछ पता है ना? डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं, वह इतना हैरान नहीं था। वास्तव में नहीं, इसके अलावा मुझे तुम्हारे साथ होने वाली हर अस्पष्ट बात के लिए जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तुमने उसके साथ क्या किया? ये देखकर कि मृत्यु नोट ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसे संदेह हुआ और उसका गुस्सा भड़क उठा। दुर्स्वप्न डेविस के लिए स्पष्ट रूप से इसका दोष था। कुछ नहीं, मैं पूरे समय तुम्हारी आत्मा में था। मैं बिना तुम्हारी जानकारी के कुछ भी कैसे कर सकता हूँ? इसने सहजता से उत्तर दिया। डेविस ने अपने दांत पीस लिए और आंखें खोलने से पहले बंद कर लीं। मुझे आशा है कि ऐसा ही है। ये चुनौती देते हुए व्यंग्यात्मक रूप से बोला, या फिर क्या? डेविस चुप रहा क्योंकि उसकी आंखें और भाव ठंडे हो गए थे। यदि तुम उसकी इतनी परवाह करते हो तो तुम उसे अपनी औरत क्यों नहीं बना लेते? उसे साधना करने की आवश्यकता नहीं है और वह शांति से मरने तक तुम्हारे साथ रह सकती है। ये तुम्हें तय करने का अधिकार नहीं है। उसके मुंह से एक ठंडा उत्तर निकला। हे, आवाज़ डरावनी हंसी जैसे धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो गई। डेविस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि उसे उसके लिए चिंता हो रही थी। साथ ही उसे लगा कि एलिया के साथ कुछ गड़बड़ है, खास तौर पर मृत्यु नोट में जो लिखा था उसके बाद। मुझे इस मामले की तह तक जाना चाहिए। उसने कसम खाई क्योंकि उसे असामान्यता का पता लगाने का संकल्प मिला, भले ही इसका मतलब यह हो कि वह किसी तरह से उसे अपमानित कर सकता है। अल्पविराम। सिंहासन कक्ष में केवल 3 लोग थे। वास्तव में यहाँ आने वाले सभी अन्य लोगों को अस्थायी रूप से निकाल दिया गया था। एवलिन सम्राट और महारानी को नमस्कार करती है। एवलिन ने अपने हाथ जोड़ते हुए झुककर कहा। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ संकल्प की थी जबकि उसका विचार उन पर एक अनुकूल पहली छाप छोड़ने का था। अच्छा, लोगन ने कहा और उसकी ओर देखा और क्लेयर की ओर देखा। सच में उसे नहीं पता था कि इस स्थिति में क्या कहना है, इसलिए उसने मदद के लिए क्लेयर की ओर देखा। सम्राट से प्रशंसा पाकर एवलिन को अच्छा लगा।
अब उसे लगा कि वह किसी तरह उनकी स्वीकृति प्राप्त कर सकती है। क्लेयर ने अपनी आंखें घुमाई। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने पहले क्यों बात की थी, क्योंकि वह वही थी जिसने एवलिन को सिंहासन कक्ष में बुलाया था। क्लेयर ने अपनी आस्तीनें हिलाईं और बोली, एवलिन कॉल्डन थी, क्या तुम जानती हो कि तुम किसी भी तरह से मेरे बच्चे की हकदार नहीं हो? उसके ठंडे चेहरे ने उसे ठंडा और क्रूर बना दिया। ये सुनते ही एवलिन कांप उठी। जैसे ही यह आया, उसका पिछला विचार गायब हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी महारानी। अगर हमने आपके पिता कॉल्डन परिवार के मुखिया से वादा नहीं किया होता तो आपके पास यहाँ रहने का भी कोई मौका नहीं होता। मेरे पहले बेटे से शादी करने की तो बात ही दूर है। क्लेयर ने चिढ़कर अपना वाक्य समाप्त किया। मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ। एवलिन ने अपना सिर उठाया और जवाब दिया, वह बहुत पहले से जानती थी कि स्थिति या प्रतिभा के मामले में वह उससे मेल नहीं खा सकती। क्लेयर ने नाराजगी जताते हुए कहा, लड़की, क्या तुम अपनी गलतियों को जानती हो? जैसे ही एवलिन ने यह सुना, उसने भ्रम में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। गलतियां? मेरी महारानी, मैं वास्तव में नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। अध्याय 115, शिकायत और मान्यता। क्लेयर के चेहरे पर घृणा का भाव था। ओह, एक नाटक है न? तुम मुझे और भी ज्यादा नापसंद कर रही हो। एवलिन का दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति कम हो गई। मेरी महारानी, मैं अहंकारी, तुमने जवाब देने की हिम्मत की। क्लेयर ने गुस्से से चेहरा बनाया और खड़े होते हुए उस पर चिल्लाए। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वह वापस बैठ गई और बोली, ठीक है, चलो इसे अपने तरीके से करते हैं। सबसे पहले, मैंने सुना है कि तुम पहले से ही इस शादी को नहीं चाहती थी। दूसरे, तुमने मेरे बेटे को बहकाया और उसे अपने इशारे पर पाला। तीसरे, तुम उसे अपने लिए पागल करने में कामयाब हो गई कि उसने रिवॉल्विंग कोर्ट स्टेज के रहस्यों को भी उजागर कर दिया। आखिरकार, तुम यहाँ आने और बिना किसी डर के हमसे मिलने की हिम्मत भी कर रही हो। क्या धूर्तता है! तुम सच में एक दुष्ट महिला हो जो महिमा और शक्ति की लालसा रखती है। एवलिन को आरोप पर दुख हुआ। नहीं, मैं? क्या तुम्हें लगा कि मैं ये सब नहीं जानती? क्या तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है? तुम्हारी यह गलती मौत की सजा है। एवलिन ने आंसू बहाए जब उसने पहली बार अपनी और डेविस की मुलाकात को याद किया। वह ये शादी नहीं चाहती थी, लेकिन डेविस उसके प्यार में पड़ गया। वह ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाई कि उसने अनजाने में अपने आकर्षण से उसे बहकाया था। चूंकि तुम यह शादी नहीं चाहती और हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, इसलिए तुम अपने पिता से कहोगी कि तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम आज्ञाकारी होकर पीछे हट जाओगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें जीने दूंगी और जब दूसरा राजकुमार बड़ा हो जाएगा तो उससे शादी करूंगी। तुम क्या कहती हो? मानो उसे माफी देते हुए क्लेयर ने बात की और एक जांचने वाली नज़र से उससे कठोरता से सवाल किया। एवलिन जम गई। उसकी आंखें महारानी की ओर कुछ शत्रुता से घूर रही थीं क्योंकि अचानक उसके दिमाग में कुछ टूट गया। मैं आपके कलंकित शब्दों का पालन करने के बजाय खुद को मार डालना पसंद करूंगी। क्या तुम हमारा अपमान करने की हिम्मत कर रही हो? क्लेयर अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव के साथ खड़ी हो गई। एवलिन ने थोड़ा सा मुंह बनाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि मैं जानती हूं कि मैं मरने वाली हूं, तो मुझे किस बात का डर है तुमसे? क्लेयर ने एक असंतुष्ट चेहरा बनाया, लेकिन एवलिन के अब तक के प्रदर्शन से वह मन ही मन खुश थी। आमतौर पर सत्ता की इच्छा रखने वाली एक महिला मौत की धमकी मिलने के बाद अपने प्रस्ताव के साथ समझौता कर लेती, लेकिन एवलिन के साथ, क्लेयर डेविस के साथ रहने के उसके संकल्प को देख सकती थी। यही कारण है कि मैं शाही परिवार से शादी नहीं करना चाहती थी। आप सभी अपने आप में इतने भरे हुए हैं कि आप मुझे दूसरे राजकुमार से शादी करने का प्रस्ताव देने की हिम्मत भी कर रहे हैं, जबकि मैं डेविस से पूरे दिल से प्यार करती हूँ। मुझे क्या भरोसा है कि जब मेरा बच्चा होगा तो तुम लोग मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? क्लेयर ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाईं। उसने वाकई अपने भविष्य के बारे में सोचा था। उसके बाद उसने अपना सिर लोगन की ओर घुमाया, जैसे पूछ रही हो कि उसका परिवार कैसा है। लोगान ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया, ये संकेत देते हुए कि वह बहुत आगे निकल गई है और उसे अभी उसका परीक्षण करना बंद कर देना चाहिए। क्लेयर ने बुरा महसूस करते हुए मुंह बनाया, लेकिन वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह अपने बेटे के लिए सही महिला है। उसने थोड़ी आह भरी और पूछा, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? बिना किसी छल कपट और साजिश के। मैं उससे पूरे दिल से प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग उसे बदल नहीं सकते। एवलिन ने जवाब दिया। उसका लहजा जोरदार था, जो ये दर्शाता था कि भले ही वे उसे प्रताड़ित करें, वह अपने विचार नहीं बदलेगी। अचानक एक आवाज़ हंसी, जैसे सिंहासन कक्ष में तनाव को दूर कर रही हो। हा हा हा, उसने परीक्षा पास कर ली है न? ये लोगन था, जो इस समय चुप था। सौभाग्य से, हाँ। अगर वह पास नहीं होती तो मैं उसे खुद मार देता। क्लेयर ने एक बड़ी आह भरी और उसे गर्मजोशी से मुस्कुराया। एवलिन घटनाओं के मोड़ से अचंभित खड़ी थी। उसका दिमाग तेजी से मौजूदा स्थिति को समझने के लिए काम कर रहा था। परीक्षा? उसने परीक्षा पास कर ली।
अगर वह पास नहीं हुई तो मार दी जाएगी। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके साथ क्या किया गया था और वह हैरान स्वर में बुदबुदाया, मेरी परीक्षा ली जा रही थी। बेशक, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी। अब मैं समझ सकती हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हें क्यों चुना। डेविस की याद आने पर एवलिन ने सोचा कि उसने अंदर आने से पहले क्या कहा था। हाँ, सब ठीक रहेगा। मेरी माँ महारानी ने पहले ही तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया है। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम किसी कारण से उसे नाराज न करो। मैं जैसा कहूंगी वैसा करूंगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसकी सलाह याद आते ही उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह जानती थी कि उसकी परीक्षा होने वाली है, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है। उसने अपने होठों को काटते हुए सोचा, आरोप से उसकी शिकायत आखिर छोटी नहीं थी। क्लेयर अपनी सीट से उठी और उसके पास गई। ठीक है, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया, लेकिन तुम्हारे कार्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे विचारों के अनुरूप नहीं हैं। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। नहीं, मुझे पता है कि तुम उससे इतना प्यार क्यों करती हो। इसलिए मेरे पास तुम्हारा कठोर परीक्षण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर एवलिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भावनाओं को भ्रमित करने के लिए ये तुम्हारे बेटे की गलती है। हाँ, किसी तरह मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। क्या वह बिल्कुल अनोखा नहीं है? क्लेयर ने गर्व से पूछा। एवलिन मुस्कुराई लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी मुस्कान में एक खास चमक थी जो कह रही थी कि वह उसके लिए बिल्कुल अनोखा था। अपने व्यवहार को वापस लाते हुए उसने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारे साथ असभ्य व्यवहार करने के लिए क्षमा चाहती हूँ, मेरी महारानी। क्लेयर को अचानक यह महसूस हुआ कि उसे इस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। कोई बात नहीं, यह मेरी गलती थी कि मैं पहले से ही असभ्य थी। इतनी दूर मत रहो, चलो जल्दी से मुझे सास कहो। अचानक चौंककर एवलिन ने हकलाते हुए कहा, माँ, सास। क्लेयर ने जल्दी से उसे गले लगा लिया। अच्छा, जल्दी से अपने ससुर को नमस्कार करो। ससुर, एवलिन ने क्लेयर को गले लगाते हुए कहा। लोगन ने उसकी स्वीकृति पर सिर हिलाया और संतुष्ट भी महसूस किया, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी सास को वास्तव में माफ कर दोगी, क्योंकि उसने अपने छोटे से जीवनकाल में बहुत सारे विश्वासघात का अनुभव किया है। इसलिए वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसके बेटे की दुल्हन उसके प्रति वफादार रहेगी। ये सुनकर कि महारानी को विश्वासघात का सामना करना पड़ा है, वह क्लेयर के चेहरे पर एक बार फिर नजर डाले बिना नहीं रह सकी। मैं समझती हूँ। मैं कोई अपराध नहीं करूंगी, नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ ज्यादा नाराजगी रखूंगी। इसके अलावा मैं रिवॉल्विंग कोर्स स्टेज के रहस्य में अपनी नाक घुसाने के लिए माफी मांगती हूँ। अध्याय 116, अज्ञात विस्फोट। धीरे से हंसते हुए क्लेयर ने जवाब दिया, हाँ, आपको इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि यह मेरा बेटा था जिसने आप पर भरोसा करने और आपको इसके बारे में बताने का फैसला किया। मुझे ये भी पता था कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आखिरकार मैं इतने समय से आप पर नजर रख रही हूँ। मेरी निगरानी की जा रही है। ये सुनते ही एवलिन की मुस्कान जम गई। क्लेयर ने हंसते हुए उसके कंधों को थपथपाया। हाँ, तुमने इस पर विश्वास किया। मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे भी अब आपको खुद को नीचा नहीं देखना चाहिए। अपना आत्मसम्मान बढ़ाओ और मेरे बेटे के लिए एक योग्य दुल्हन बनो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। एवलिन ने सिर हिलाया और अचानक घटनाओं के बदलाव पर असहज महसूस किया। सबसे पहले उस पर राजकुमार को बहकाने का आरोप लगाया गया। दूसरे, उसे बताया गया कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। तीसरे, फिर उन्होंने उसे बताया कि वह पास हो गई है और उसे एक असली दुल्हन बनने की दिशा में काम करना चाहिए। घटनाओं का पूरा परिवर्तन उसके लिए बहुत तेज था, इसलिए उसके पास घटनाओं के प्रवाह को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, वह परिणामों से खुश थी क्योंकि वह अपने ससुराल वालों की स्वीकृति पाने में सफल रही थी। क्लेयर ने उसके उत्तर पर मुस्कुराया और अचानक उसे एक बात याद आ गई। मेरे पिछले कार्यों के लिए माफ़ी के तौर पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जो मेरे बेटे को भी अभी तक समझ में नहीं आया है। एवलिन ने उसके उल्लेख पर दिलचस्पी दिखाई। क्या यह मेरे बारे में है? क्लेयर ने उसके जिज्ञासु चेहरे पर हंसी और जवाब दिया, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारे भविष्य से संबंधित है। एवलिन के चेहरे पर उलझन थी। मेरे भविष्य से संबंधित? तुम्हें उस लड़की से सावधान रहना चाहिए जो हमेशा मेरे बेटे के साथ रहती है। उसके दिमाग में एक छाया उभरी जो हमेशा उसे एक अस्पष्ट नज़र से देखती थी, एलिया। धमाका! अचानक एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे रॉयल कैसल को हिला दिया। लोगन और क्लेयर के चेहरे पर भारीपन आ गया और उनकी पुतलियां चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे कांप उठे जब उन्हें लगा कि आत्मा की ऊर्जा उनके पास से गुजर रही है। एवलिन बेहोश हो गई क्योंकि उसे लगा कि आत्मा की ऊर्जा उसके पास से गुजर रही है, लेकिन क्लेयर ने उसे गिरने से पहले सहारा दिया। वह क्या था? लोगन ने एक दिशा की ओर देखते हुए पूछा। रॉयल कैसल का एक हिस्सा ढह गया है। क्लेयर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि लोगन उस दिशा में उड़ गया।
लोगन ने जल्दी से अपनी आत्मा की भावना को शक्तिशाली घुसपैठिए का पता लगाने के लिए बढ़ाया, जबकि क्लेयर अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अविश्वसनीय गति से अपने कक्षों की ओर भागी। कुछ सेकंड बीतने के बाद वे अपने अलग अलग गंतव्यों पर पहुंचे। एडवर्ड को सुरक्षित देखकर क्लेयर को राहत महसूस हुई, लेकिन वह बेहोश हो गई। उसने जल्दी से उसे उठाया और अपनी आत्मा की भावना से क्लारा और डायना को ढूंढा और एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना तुरंत उनकी दिशा में चल पड़ी। लोगन रॉयल कैसल के ढह चुके हिस्से के सामने आधा घुटने टेक कर बैठ गया। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और जिस मानसिक दबाव का वह सामना कर रहा था, उससे वह अपने दोनों पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उस दृश्य को देखा जिसे वह अपने ज्ञान से समझ नहीं पा रहा था। हवा में ऊपर उठाए जाने पर एक छोटी लड़की ने एक हाथ से डेविस का गला घोंट दिया। तुम कौन हो? डेविस ने अपनी गर्दन का गला घोंटने पर कर्कश स्वर में चिल्लाया। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम नीचुआ हो। तुम्हें बस ये जानने की ज़रूरत है कि तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। डेविस की आंखें कांप उठीं और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। वह अचानक मुश्किल से मुस्कुराया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे मालिक की मौजूदगी में मुझे मारने की हिम्मत करते हो। अल्पविराम। लोगन के घटनास्थल पर पहुंचने से कुछ मिनट पहले। ईमानदारी से कहूं तो अब मुझे नहीं पता कि उससे कैसे बात करनी है। वह ये स्पष्ट नहीं कर सकती कि वह मुझसे प्यार करती है। अगर मुझे अभी भी यह एहसास नहीं है तो मैं पत्थर की तरह मूर्ख हूं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे तो उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह भाग जाए और मुझे बेवकूफ़ की तरह वहीं छोड़ दे। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के समय से उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। डेविस लगातार उसकी हरकतों पर शिकायत करता रहा, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि वह अभी भी उसकी परवाह किए बिना नहीं रह सकता। वह उसके लिए तय किए गए घर की ओर चलता रहा और इन 3 सालों में साथ बिताए गए समय को याद करता रहा। तो माफ़ कीजिए मास्टर, मुझे एलिया कहा जाता है। मिस एलिया, आपके इस तुच्छ सेवक को इतने सम्मान की ज़रूरत नहीं है मेरे राजकुमार। कुछ भी नहीं, मैं कोई भी सज़ा स्वीकार करूंगा, कृपया इस तुच्छ को सज़ा दीजिए। वह डरपोक छोटी लड़की बड़ी होकर शेरनी बन गई। जब मैं पहली बार उससे मिला था तो वह मेरे सामने बोलते समय एक उचित वाक्य भी नहीं बना पाती थी, और अब मैं ही हूं जिसे वह डांट रही है। व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए वह विचार करता रहा। ये निश्चित रूप से एक त्वरित विकास है जो एक बच्चे के लिए काफ़ी असंभव है, लेकिन एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव उसके बचपन में ही स्थापित हो जाती है। मुझे लगता है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन उसकी आयु वर्ग के लिए संभव है। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि वह यौवन तक पहुंच गई थी और उसका पहला मासिक धर्म हुआ था जिससे वह पागल हो गई थी? उसके दिमाग में अनगिनत संभावनाएं दौड़ रही थीं क्योंकि वह उसकी अजीब हरकतों के कारण के बारे में सोच रहा था। वह आखिरकार उसके घर के सामने पहुंच गया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। चलो बस उससे खुद ही पूछ लेते हैं और इस झंझट से निपट लेते हैं, उसने खुद से कहा और दरवाज़ा खटखटाया, फिर चिल्लाया, एलिया, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे खेद है। बस दरवाज़ा खोलो ताकि हम चर्चा कर सकें और समझौता कर सकें। कुछ सेकंड बीतने से पहले उसने ये देखने के बाद दरवाज़ा खोलने की कोशिश की कि उसने जवाब नहीं दिया। ये खुल गया। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। उसने दरवाज़ा धक्का दिया और अंदर देखा। वह खेती कर रही है। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी क्योंकि वह जल्दी से उसके पास गया। एलिया कमल की मुद्रा में बैठी हुई साधना कर रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी 2 आंसू की लकीरें थीं। एलिया, 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 उसने उसे पुकारने की कोशिश की लेकिन वह फिर भी साधना करना बंद नहीं कर रही थी। हे भगवान, क्या उसने अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर लिया है? क्या वह मुझसे इतनी नाराज़ है? डेविस ने अपना सिर खुजलाया और तीखे स्वर में बुदबुदाया। क्या मैंने उससे नहीं कहा था कि वह थोड़ा और इंतज़ार करे जब तक कि मैं कुछ ऐसे संसाधन न ढूंढ लूँ जो हमें पहले स्तर का कोर विकसित करने में सक्षम बनाएं? क्या यह मुझसे बदला लेने का उसका तरीका है? उसने चिंतित होकर खुद से पूछा क्योंकि उसे उसके इस तरह से व्यवहार करने के लिए बुरा लग रहा था। अध्याय 117। क्षमा करें, मैंने गड़बड़ कर दी। अचानक एलिया के चारों ओर उतार चढ़ाव होने लगे क्योंकि आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा एक अर्ध तरल रूप में संघनित हो गई और उसकी गोरी लेकिन पीली त्वचा पर उसके छिद्रों से प्रवेश कर गई। सारी ऊर्जा उसके मेरिडियन मार्ग में यात्रा करती हुई उसके डेंटियन की ओर बढ़ गई। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह अपने कोर को संघनित कर रही है। वह जल्दबाजी में साधना क्यों कर रही है? भले ही वह मुझ पर वापस आना चाहती हो, वह तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक कि मैं आवश्यक संसाधन प्राप्त नहीं कर लेता। उसके दिमाग में एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। उसने डेट बुक की आवाज़ सुनी लेकिन सोचा कि वह बस उस पर हंस रही है। क्या वह डेंटियन में अपने घूमने वाले कोर को बहुत तेज़ी से नहीं बना रही है? उसने तुरंत अजीब स्थिति को देखा और अनजाने में चिल्लाया, एलिया, शांत हो जाओ और धीरे धीरे साधना करो।
हालांकि जब उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह उसे सुन नहीं पा रही है, तो उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अरे, वह मुझे सुन नहीं पा रही है। इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद उसे लगा कि वह केवल स्वर्ग से प्रार्थना कर सकता है कि वह कोई गलती न करे और परिणामस्वरूप साधना विचलन का सामना न करे। कुछ सेकंड बीतने से पहले आसपास का वातावरण शांत हो गया, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा चुपचाप बिखर गई, जैसे कि उसकी सघन उपस्थिति पहले कभी थी ही नहीं। एलिया की छोटी आकृति एक क्रॉस लेग स्थिति में बैठी थी। उसका पूरा सिलहूट वही सुंदर और मनमोहक था, हालांकि वह थोड़ी अलग लग रही थी। अचानक डेविस को उसे देखते हुए एक अस्पष्ट ठंड महसूस हुई। उसने अवचेतन रूप से पीछे हटकर अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ गया। एलिया, क्या तुम ठीक हो? उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे उसके कंधों पर रख दिया। एलिया की पलकें कांप उठीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका भाव बदल गया। माफ करना, मैंने गड़बड़ कर दी। डेविस को अचानक लगा कि उसके घुटने कमजोर हो गए हैं। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। खतरा, पवित्र आत्मा की ढाल, तारांकन धमाका। उसके शरीर से शुद्ध आत्मा शक्ति की विशाल लहरें फूटने लगीं, जिससे पूरा स्थान चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गया। मलबा जो कम से कम पीक लेवल अर्थ ग्रेड की गुणवत्ता का था, पूरे क्षेत्र में उड़ गया और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर उल्कापात हुआ हो। पूरा रॉयल कैसल अभी भी बरकरार था, लेकिन जिस जगह विस्फोट हुआ था उसका एक गोलाकार हिस्सा बह गया था। डेविस को लगा कि वह उस शुद्ध आत्मा शक्ति की लहर से टकराने पर मरने वाला है। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया, जबकि उसका अवरोध एक सेकंड भी नहीं टिक पाया और टुकड़ों में टूट गया, जिससे उसकी आत्मा शक्ति गड़बड़ा गई। उसे अपने गले में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, जिससे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह मुंह बनाने लगा। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं, तो उसने महसूस किया कि उसका सिर उसकी आत्मा से निकलने वाले दर्द से सूज रहा था। विस्फोट से उसके कपड़े बिल्कुल फट गए थे। अपना सिर एक तरफ झुकाकर उसने देखा कि एलिया हवा में तैर रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था, मानो वह बहुत दर्द से पीड़ित हो। उसके शरीर में प्रवेश करते ही निराकार आत्मा की शक्ति उसके चारों ओर फैल गई, जिससे एक शून्यता का स्थान बन गया जिसने उसकी चीखों को अलग कर दिया। क्या हो रहा है? डेविस ने अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कर्कश थी, जिससे वह किसी के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा की शक्ति एक बांध द्वारा छोड़े गए बाढ़ की तरह तेजी से बढ़ रही थी। वह उसकी स्थिति सहित स्थिति को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात उसे पक्की थी कि उसे कुछ अनहोनी होने से पहले ही बेहोश कर देना चाहिए। अपने शरीर में मौजूद हर ऊर्जा को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने उस शून्यता के स्थान को तोड़ने की योजना बनाते हुए आगे बढ़ने की तैयारी की। भेदी पवित्र लांस, तारांकन बूम। एलिया, अपने चेहरे को विकृत करके शून्य में घुसते हुए वह उसके कमजोर तैरते शरीर की ओर बढ़ा और पागलों की तरह चिल्लाया। अचानक उसकी आंखों के अंदर की दुनिया थम सी गई, क्योंकि उसकी गर्दन एक कमजोर हाथ से दबा दी गई थी। उसके सामने मौजूद वर्तमान दृश्य को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस समय उसकी आंखों ने एक लड़की को देखा जिसकी त्वचा गोरी थी, काले बाल थे जिन पर कुछ सफ़ेद रंग के बाल थे। उसकी भौहें एकदम सफ़ेद थीं और उसका चेहरा एलिया जैसा ही था, सुंदर और मनमोहक। उसने उसे उठाया और उसे एक जांचने वाली नज़र से देखा। उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद आंखों ने उसके दिल में एक ठंडी ठंडक पैदा कर दी। अगले ही पल डेविस को तुरंत एहसास हुआ कि उसके सामने उड़ने वाला व्यक्ति अब एलिया नहीं था। तुम कौन हो? डेविस चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कर्कश हो गई और उसकी गर्दन उसके द्वारा दबा दी गई। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति पर लगाम लगाई जा रही है और उसे एहसास हुआ कि वह बस उसकी आत्मा के दबाव से दबा हुआ था। इसने उसे आत्मा की शक्ति का बहुत हद तक उपयोग करने में असमर्थ बना दिया। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम नीचुआ हो। तुम्हें बस ये जानने की ज़रूरत है कि तुम्हारा भाग्य यहीं समाप्त होता है। बर्फ जैसी सफ़ेद लड़की ने बर्फीले व्यवहार के साथ उत्तर दिया। उसकी ठंडी आंखों में किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र थी जो मारना चाहता था। डेविस की आंखें कांप उठीं और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। वह अचानक मुश्किल से मुस्कुराया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे मालिक की मौजूदगी में मुझे मारने की हिम्मत कैसे करोगे। अहंकार। उसके मुंह से शब्द निकलते ही उसकी बर्फ सी सफ़ेद आंखें चमक उठीं। उसका हाथ जिसने उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी अचानक चमक उठा और उसकी कलाइयों के चारों ओर अक्षरों की एक लहर बन गई। वूश। घूमते हुए अक्षर अचानक फूट पड़े और प्रकाश की किरण में बदल गए जो उसकी ओर बढ़ी। प्रकाश की किरण उसके ग्लेबेला में प्रवेश कर गई और प्रकाश की श्रृंखलाओं में बदल गई। डेविस को अचानक लगा कि वह कीचड़ में डूब गया है और उसे लगा कि उसका दिमाग खाली और सुस्त हो रहा है। अगले ही पल उसे लगा कि उसकी चेतना वापस आ गई है और कीचड़ में डूबे होने का एहसास गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। बर्फीली सफ़ेद लड़की ने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा, फिर उसके मुंह से कुछ बर्फीले शब्द निकले। अभी के लिए खुद को भाग्यशाली समझो।
जब मैं अपनी साधना वापस पा लूंगी तो मैं तुम्हें मारने के लिए वापस आऊंगी। उसकी ठंडी आंखें अचानक सतर्क हो गईं, क्योंकि उसने अपनी आत्मा की भावना को फैलाया। उसकी आंखें बाएं और दाएं घूम रही थीं, मानो वह किसी को खोज रही हो। डेविस गिर गया और उसकी गर्दन को उसके द्वारा छोड़े जाने से खांसी का दौरा पड़ने लगा। बर्फीली सफ़ेद लड़की ने अपना मुंह खोला और उदासीन स्वर में बोली, कौन सा विशेषज्ञ इस बदमाश की रक्षा कर रहा है? डेविस को बदमाश कहे जाने के बाद जोर से खांसी आ गई। उसे नहीं पता था कि उसने इस अस्तित्व के साथ ऐसा क्या किया कि उसे बदमाश कहा जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस अस्तित्व में उसके लिए बहुत नफरत थी। लेकिन इतना सब होने के बाद वह उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाया। शुरू में उसने अपने गुस्से को दबाकर रखा, क्योंकि उसे पता था कि यह अज्ञात अस्तित्व एलिया के शरीर का इस्तेमाल उसे मारने के लिए कर सकता है। लेकिन गला घोंटने और बदमाश कहे जाने के बाद वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। तुम कौन हो, बदमाश? मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इस तरह बुलाया जा रहा है? डेविस लगातार खांसते हुए चिल्लाया। बर्फ की तरह सफ़ेद लड़की ने उसकी बातें नहीं सुनी, लेकिन ठंडे स्वर में जारी रखने से पहले उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चुप रहो, मेरे साथ ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं इस बदमाश को मारने के लिए वापस आऊंगी तो तुम भी ऐसा ही करोगे। अध्याय 118 अटकलें। मैं बदमाश नहीं हूं। डेविस ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उसकी जोरदार आत्मा शक्ति ने उसे दबा दिया। मुझे लगता है कि इस मामले में आपकी चुप्पी का मतलब एक स्पष्ट हाँ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बाद में इसका पछतावा नहीं होगा। क्या आप पूछ रहे हैं इस तथ्य के बारे में कि आपने मुझे मारने का सही अवसर खो दिया? बर्फ सफ़ेद लड़की की अजीबोगरीब हंसी पूरे इलाके में गूंज उठी। डेविस अचानक खड़ा हो गया और लड़खड़ा गया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी दिशा में देखा, उसे एक खाली जगह के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह गायब हो गई। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने बाएं और दाएं देखा और महसूस किया कि उस पर दबाव गायब हो गया था। इसने उसके दिमाग में पूरी तरह से बुरा स्वाद छोड़ दिया, क्योंकि उसे पूरी तरह से अनदेखा किया गया था और एकतरफा रूप से जमीन पर कुचल दिया गया था। हालांकि इससे भी बढ़कर उस इकाई ने एलिया के शरीर को छीन लिया था। डेविस, उस समय लोगान, जो आत्मा की शक्ति से दबा हुआ था, जल्दी से उसके पास गया। डेविस ने अपने पिता की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। लोगान उसके कंधे पकड़े हुए उसके बगल में खड़ा था। आखिर हुआ क्या था? सिर हिलाते हुए डेविस ने सिर दर्द महसूस करते हुए उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। एलिया अचानक एक बकवास करने वाली सफ़ेद चुड़ैल में बदल गई जब उसे एक सफलता मिली और वह गायब हो गई। लोगान हैरान रह गया। इससे पहले कि वह जल्दी से डेविस की चोटों की जांच करे, क्या तुम घायल हो? मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी आत्मा घायल हो गई है। मैं ठीक होने के लिए अध्ययन कक्ष में वापस जाऊंगा। डेविस ने दर्दनाक आह भरते हुए उत्तर दिया। वह एलिया के गायब होने से दुखी था और इसे और भी बदतर बनाने के लिए उसे अभी भी पता नहीं था कि एलिया के साथ वास्तव में क्या हुआ था। एक अज्ञात अस्तित्व अचानक उसे कैसे अपने कब्जे में ले सकता है? भले ही कोई अस्तित्व रॉयल कैसल में घुसपैठ कर ले, क्या उसे उसका मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए? अज्ञात अस्तित्व महिला है, इसलिए उसने मेरे बजाय एलिया को चुना। ठीक है, अपने आप को पूरी तरह से ठीक करना सुनिश्चित करें, लोगन ने अपने आसपास की जांच करते हुए कहा। लेकिन अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो वह देख सकता था कि वह थोड़ा कांप रहा था। डेविस बता सकता था कि वह अभी अभी हुई घटनाओं से काफ़ी हिल गया था। वह उसे दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने जो दबाव महसूस किया था उसने उसकी आत्मा को भी डरा दिया था। बर्फ सफ़ेद लड़की ने जो दबाव डाला वह कम से कम कहने के लिए काफ़ी डराने वाला था। पिताजी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह चली गई, लेकिन किसी तरह की हताहत नहीं हुई। लोगन ने उसकी ओर देखा और आखिरकार राहत की सांस ली, फिर अपनी आंखें अविश्वसनीय रूप से चौड़ी करते हुए, तुम सही हो। लेकिन वह कैसे? रुको, क्या तुमने एलिया कहा? उसने इतनी शक्ति कैसे प्राप्त की? डेविस हैरान रह गया और सोचने लगा, क्या वह यहाँ आते समय इतना सतर्क था? वह भी अपनी आत्मा की इंद्री से पूरे रॉयल कैपिटल की छानबीन कर रहा होगा। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वह किसी अज्ञात अस्तित्व के कब्जे में हो। एकमात्र बात जिसके बारे में मुझे यकीन है कि वह शरीर निस्संदेह एलिया का है। डेविस ने दांत पीसते हुए कहा। एलिया की मासूम मुस्कान और कोमल आंखों के ठंडेपन में बदलने के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। चुपचाप चलते हुए वह अध्ययन कक्ष की ओर चला गया, जबकि क्लेयर घटनास्थल पर पहुंची इससे पहले कि वह जांच शुरू करती। एक दिन बीतने के बाद चीजें शांत हुईं, लेकिन उसी समय रॉयल कैपिटल में एक खास खबर सामने आई। हाईलाइन स्लेव ट्रेडर्स का सफाया हो गया था। डेविस ने अपनी पुतलियां फड़कते हुए पूछा। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया। इससे जुड़े 10,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। गवाहों का कहना है कि उन्होंने काले और सफ़ेद बालों वाली एक छोटी लड़की को हाईलाइन स्लेव ट्रेडर्स के मुख्यालय के आसपास उड़ते हुए देखा था।
उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, अजीब बात है, क्या हाई लाइन स्लेव ट्रेडर्स का मुख्यालय वह जगह नहीं है जहां एलिया बड़ी हुई थी? वे ही थे जिन्होंने एलिया को नीलाम किया था। उसके हाव भाव देखकर क्लेयर ने उसके विचारों की पुष्टि की। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे मत बताओ कि जिसने एलिया को अपने वश में किया था वह उसे बदला लेने में मदद करना चाहता था। अगर ऐसा है तो उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? डेविड के चेहरे पर निराशा के भाव थे। कल अध्ययन में वापस आने के बाद उसने डेट बुक से सवाल किया, लेकिन वह जवाब देने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि वह केवल तभी बताएगी जब वह सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में अगले स्तर पर पहुंचेगा। इसके अलावा भले ही वह प्रेतग्रस्त एलिया से भिड़ना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि वह उसकी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन के सामने बहुत कमजोर था। क्या होगा अगर यह आपके जैसा ही मामला निकला? क्लेयर ने अचानक अपने चेहरे पर चिंतित भाव के साथ पूछा। मेरे जैसा ही मामला? तुरंत उसने अपने मूल के बारे में सोचा और कैसे वह इस दुनिया में आया, एक ट्रांसमिग्रेटर। उसने जल्दी से विचार मिटा दिया और उसकी ओर देखा। क्लेयर भी उसे वापस देख रही थी क्योंकि वे समझ गए थे और उसी समय कहा, एक पुनर्जन्म। डेविस तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसने मेज पर जोर से पटका, ये सब समझ में आता है। एलिया ने पहले जो भी अजीब और संदिग्ध हरकतें की, वे निस्संदेह उसके पिछले अवतार के प्रभाव में थीं। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसे अपनी अटकलों पर 50% यकीन हो गया था। फिर उसने आंखें चौड़ी करके अपना सिर पकड़ते हुए कहा, एलिया ने बताया कि उसे लगभग 1 महीने से बुरे सपने आ रहे थे। मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर मैंने उसकी समस्याओं को सुना होता तो मैं इसके बारे में कुछ कर सकता था। तारांकन पाह। क्लेयर ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसे हल्के से थप्पड़ मारा, उसे उसके आत्मदोष सत्व से बाहर निकाला। इतना घमंडी मत बनो। तुम्हारे मालिक ने शायद देखा होगा, लेकिन उसने उसके पिछले अवतार को उसके शरीर पर कब्जा करने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके बारे में कुछ कर सकते थे? डेविस चुप हो गया क्योंकि वह अपनी मां के कथन का खंडन नहीं कर सका। उसे छोड़ दो। क्लेयर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लेकिन मां, ऐसा नहीं हो सकता। डेविस ने तुरंत अस्वीकार कर दिया और अपना सिर हिलाया और पीछे हट गया। क्लेयर ने भी जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे उसे हमेशा के लिए छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुमसे अपने मालिक की मदद से मजबूत बनने के लिए कह रही हूँ। एक बार जब तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत होगी तो तुम उसे बचा सकते हो अगर यह संभव है। डेविस ने अपनी मां की बात सुनकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं मां के कहे अनुसार करूंगा। क्लेयर ने फिर जल्दी से उसे गले लगा लिया। अच्छा बच्चा। उसने उसके शांत चेहरे को देखा, लेकिन वह जानती थी कि एलिया को न बचा पाने से उसे बहुत बड़ा झटका लगा होगा। वह इस समय अपने पिता को नहीं बचा पाई थी, इसलिए वह अपने प्रियजनों को न बचा पाने के दर्द को जानती थी। क्लेयर ने उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए उसके सिर को सहलाया। डेविस चुप रहा क्योंकि वह सोच रहा था कि उस परिदृश्य में वह क्या कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। डेट बुक उसे तब तक कोई मदद नहीं देगी जब तक कि वह आगे न बढ़ जाए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे उन सम्राटों को मारना होगा जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे। उस पल उसे अचानक उन्हें मारकर खुद को शक्तिशाली बनाने की इच्छा हुई, लेकिन अपनी मां के आलिंगन की गर्माहट को महसूस करते हुए उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उस विचार को खत्म कर दिया। उसे लगा जैसे वह किसी द्वीप पर अकेला फंसा हुआ है, बिना किसी की मदद के, सिवाय इसके कि वह गर्म धूप में नहा रहा था जिसने उसकी आत्मा को कुछ हद तक ठीक कर दिया। अचानक उसे लगा कि उसकी आत्मा और दिल एक साथ धड़क रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सामंजस्य में डूब रहे हों। उसे लगा जैसे वह गर्म आकाश में तैर रहा हो। उसने एक सुनहरी रोशनी देखी जो उसके ऊपर हवा में तैर रही थी। उसे लगा कि उसे इसे किसी भी तरह पकड़ना है, लेकिन जब उसने कोशिश की तो वह अपना शरीर नहीं हिला सका। सामंजस्य की भावना गायब हो गई और वह अपनी मां की बाहों में वापस आ गया। उसने उसके हाथ हटा दिए और उसे असमंजस में देखा। क्या? क्लेयर ने उसके भ्रमित चेहरे को देखते हुए पूछा। फिर डेविस ने उसे बताया कि उसे अभी कैसा महसूस हुआ था। जैसे ही वह समझा रहा था, क्लेयर की अभिव्यक्ति बीच में आश्चर्य में बदल गई और बाद में उत्साह में बदल गई। अध्याय 119 सफलता, मध्य स्तर वयस्क आत्मा अवस्था। क्लेयर ने जल्दी से उसके कंधों को पकड़ा और उत्साह से चिल्लाया, डेविस, तुमने हॉट इंटेंट को लगभग समझ लिया होगा। हॉट इंटेंट? क्या ये स्वॉर्ड इंटेंट जैसा है? एक जिज्ञासु चेहरे के साथ उसने सवाल किया। उसने पहले इस तथाकथित हॉट इंटेंट के बारे में नहीं पढ़ा था। यह उन इंटेंट की तरह नहीं है, ये रहस्यमय और अलौकिक है। प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है कि जो लोग हॉट इंटेंट को समझ चुके हैं वे लोगों के दिलों को देख सकते हैं। इसकी शक्ति का उपयोग सुनकर डेविस ने सोचा कि यह इंटेंट क्लारा की सत्य आंखों के करीब है। इसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं है। उसने फिर सवाल किया, उसे अभी एक आक्रामक क्षमता की आवश्यकता थी, सहायक क्षमता की नहीं। बेशक ये है, लेकिन पहले स्तर पर नहीं। आप लोगों के दिलों को प्रभावित करने, उन्हें अपने तरीके बदलने के लिए मनाने या उन्हें अपने लिए काम करने के लिए राजी करने में भी सक्षम होंगे।
डेविस ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी की। ये लोगों पर आत्मा की मुहर लगाने और उन्हें कठपुतली में बदलने से बेहतर है। इसके अलावा कुछ लोगों का नाम लिखने से वे मेरे गुलाम बन सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अनिवार्य रूप से मार दिया जाता है। ये हॉट इंटेंट कहीं बेहतर है। माँ, जल्दी से मुझे बताओ कि हॉट इंटेंट को कैसे समझा जाए। डेविस ने उसके हाथ पकड़े और उत्साह से पूछा। क्लेयर ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, मैंने जो प्राचीन ग्रंथ पढ़े हैं उनमें हॉट इंटेंट को समझने की विधि का उल्लेख नहीं है। इसमें केवल इतना उल्लेख किया गया है कि यह व्यक्ति और उनकी अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। क्या इतना स्पष्ट? डेविस का चेहरा निराशा में बदल गया। इसमें मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार इसमें कहा गया था कि यह रहस्यपूर्ण था और जब तक आपको कोई एपिफनी न मिले इसे समझा नहीं जा सकता। क्लेयर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसका उदास चेहरा जम गया। क्लेयर ने इसे देखा और चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या हुआ? उसका चेहरा बहुत ही खुशी से झूम उठा और वह मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मैं सफलता का अनुभव करने जा रहा हूँ। क्लेयर की अभिव्यक्ति भी खुशी से झूम उठी और उसने कहा, भले ही आप हॉट इंटेंट को समझने में विफल रहे हों, लेकिन इसने आपको अगले स्तर को पार करने के लिए गति प्राप्त करने में मदद की होगी। डेविस अपना सिर हिलाता रहा। आखिरकार वह सवाल पूछ सकता था और डेट बुक से जवाब पा सकता था। क्लेयर ने उसके अध्ययन कक्ष से बाहर जाते हुए कहा, जल्दी करो, सफलता पर ध्यान केंद्रित करो, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। डेविस जल्दी से कमल की मुद्रा में बैठ गया और अगले स्तर को पार करने पर ध्यान केंद्रित किया। क्लेयर अध्ययन कक्ष के बाहर थी। वह उसके सफल होने का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। डेविस के अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने से पहले 1 घंटा बीत चुका था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, जो अंततः संकेत देती थी कि उसने सफलता का सफलतापूर्वक अनुभव किया था। क्लेयर ने उसकी ओर देखा और उसे अपनी पिछली शांत मानसिक स्थिति को पुनः प्राप्त करते हुए देखकर काफी संतुष्ट हो गई। मिड लेवल एडल्ट सोल स्टेज को पार करने के लिए बधाई, मेरे बेटे। हे, डेविस ने अपनी माँ के गर्व भरे भाव को देखते हुए हंसते हुए कहा। अब इतना घमंडी मत बनो और एलिया के बारे में कुछ करने की कोशिश मत करो, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। क्लेयर ने उसे याद दिलाया, वह अपने बेटे को व्यर्थ नहीं मरना चाहती थी। मुझे पता है, डेविस ने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि वह मिड लेवल एडल्ट सोल स्टेज को पार करने के बाद डेट बुक के साथ हुई बातचीत के बारे में सोच रहा था। कुछ मिनट पहले चमकदार सफ़ेद रोशनी चमक रही थी, जबकि डेविस के आसपास का स्थान अतुलनीय रूप से धुंधले हो गया था क्योंकि इसने कमरे को ढक लिया था। डेविस ने अपनी आंखें खोली और खुद को मजबूत और शुद्ध महसूस किया। उसे अचानक कुछ याद आया, लेकिन उसने पूछा नहीं। इसके बजाय उसने पूछने की कोशिश की कि वह सबसे अधिक क्या जानना चाहता था। अब जब मैंने एक सफलता हासिल कर ली है, तो मुझे विश्वास है कि अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। उसके दिमाग में एक कर्कश आवाज़ गूंजी, अच्छा, मैंने सोचा था कि अगले स्तर को पार करने में तुम्हें कुछ समय लगेगा, लेकिन किसने सोचा था कि तुम्हें कुछ किस्मत का साथ मिलेगा। इसने मेरे लिए मज़ा खराब कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ और समय के लिए अंधेरे में रखना चाहता था। ठंडे स्वर में जवाब देते हुए डेविस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कितना शर्मनाक है, ऐसा लगता है कि इतने सालों तक मेरे साथ रहने के बाद भी तुम मेरी अगली हरकतों का अनुमान लगा सकते हो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि एलिया के साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हें जवाब के लिए नहीं कहने नहीं दूंगा। वह जोर से हंसा और जवाब दिया, बेटा, मैं अपनी बात रखूंगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहो, डेविस ने झुंझलाहट और प्रत्याशा में बड़बड़ाया। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। आवाज़ गूंजी और वह हल्के से हंसा। डेविस ने सिर हिलाया, उसने उसकी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हारी प्यारी छोटी दोस्त प्रेत बाधित है। डेविस का चेहरा सख्त हो गया। क्या? तो मेरा अनुमान गलत था। उसने सोचा कि एलिया पुनर्जन्म लेने वाली है, शायद एक बूढ़ी महिला साधक जिसने जीवन का अनुभव किया है, इसलिए उसने उसे किसी तरह से वापस अपने पास आने के लिए मनाने के बारे में सोचा था। उसके मन में एक नाराज़ आवाज़ गूंजी, मुझे बीच में मत टोको, मैंने तुमसे कहा था कि ध्यान से सुनो। डेविस ने फिर हल्के से सिर हिलाया। उसके पास इसके निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह एलिया के परिवर्तन के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। वह वास्तव में प्रेतग्रस्त थी, लेकिन जो व्यक्ति उसे ग्रसित करता है वह शायद उसका पिछला अवतार हो सकता है, जैसा कि मैंने अब तक देखा है। फिर आवाज़ शांत हो गई। डेविस जो इसे सुन रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि यह उससे एक सवाल पूछने का इंतजार कर रहा था। तो तुम्हारा मतलब है कि एलिया पुनर्जन्म नहीं है? अच्छा हुआ तुमने पूछा, वह नहीं है। उसका पिछला अवतार वही है जिसने उसके शरीर में पुनर्जन्म लिया है। तो मूल रूप से जिसने एलिया को ग्रसित किया है वह एक आक्रमणकारी है, जो उस पात्र के साथ पूरी तरह से संगत है, जो कि एलिया का शरीर है। वह चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह सुनता रहा। तुम्हारी एलिया अभी भी कहीं न कहीं अपनी आत्मा के सागर में बंद है।
उसकी चेतना को उसके पिछले अवतार ने सील कर दिया होगा या कैद कर लिया होगा। अरे, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? डेविस ने हंसते हुए कुछ मज़ेदार सोचा। नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं उसे एलिया को जाने देने के लिए मना लूँ और उसे अपना दोस्त बना लूँ तो। ओह, दिलचस्प लगता है। वह हंसा और फिर उसकी आवाज़ गुस्से में बदल गई। मैं तुम्हें ऐसा करते हुए देखने के लिए और तुम्हारा सिर करते हुए देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। हाँ, क्या तुम बेवकूफ़ हो? डेविस अवाक रह गया क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वह इतना गुस्सा हो जाएगा। क्या ये भावनाएं रखने में भी सक्षम है? वह ये कहना चाहता था कि यदि पिछला अवतार आज्ञाकारी था तो उसे एक मौका देने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह भी ऐसी ही स्थिति में था। उसने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ठंडी आवाज में बड़बड़ाते हुए डेथ बुक ने उत्तर दिया, बच्चे, ये बहुत उबाऊ था, लेकिन जब तुम तीसरी परत में थे तो मुझे तुम्हारा ठंडा व्यक्तित्व पसंद आया। क्या तुम इतने समय तक परिवार का किरदार निभाते हुए नर्म और सहज हो गए थे? ये वास्तव में दुख की बात होगी यदि तुम्हारा नकली परिवार बिना किसी कारण के अचानक मर जाए। कर्कश आवाज में डरावनी हंसी के साथ उसने उपहास किया। अपना मुंह बंद करो। डेविस ने अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ अपना गुस्सा व्यक्त किया। एक पल के लिए उसे लगा कि वह इस डेथ बुक को नष्ट कर दे, भले ही वह ऐसा न कर सके। अध्याय 120 निर्णय। मानो उसका उपहास उड़ाते हुए डेथ बुक की आवाज़ फिर से गूंजी, ईमानदारी से, क्या तुम्हें लगता है कि एलिया को वश में करने वाली लड़की ने तुम्हें जाने दिया? अगर मैं उसकी गुलामी की मुहर को भंग न कर देता जो उसने तुम पर डाली थी, तो तुम अभी उसके लिए गुलामी कर रहे होते। अगर मेरी शक्ति न होती जिसने उसे यह विश्वास दिलाया कि कोई विशेषज्ञ तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तो वह नहीं जाती। इसके बजाय वह तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार देती। फिर उसकी आवाज़ में गुस्सा आया, और यहाँ तुम चिल्ला रहे हो कि तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो। क्या यह उन कॉमिक्स में से एक है जिसे तुमने तीसरी परत में पढ़ा था? डेविस की भावनाएं जटिल हो गईं। यह अचानक मेरे लिए क्यों चिंतित है? क्या यह मुझे मरना चाहता है या जीवित? अपने दिमाग को साफ करते हुए उसने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ पूछा, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या तुम अंधे हो? तुम्हें उसका नाम उसी क्षण लिख देना चाहिए था जब उसने तुम्हें शत्रुता से घूरा था। इसने क्रोधित स्वर में उत्तर दिया। लेकिन उसकी आत्मा बनाने की साधना मेरी तुलना में अधिक थी। मैं मृत्यु देवता की आंखों से उसका नाम नहीं देख सकता था। डेविस ने जवाब दिया, क्योंकि वह उस समय उस पर अपनी मृत्यु देवता की आंखों का उपयोग करने के बारे में पहले से ही सोच रहा था। हालांकि उसके लिए अपनी आत्मा का उपयोग करना भी उसके अत्यधिक आत्मा दबाव के तहत कठिन था। ठंडी आवाज में हंसते हुए इसने समझाया, बेवकूफ, उस छोटी लड़की का नाम लिखो। यदि तुम ऐसा करते हो तो उसका दूसरा स्वर, जो उसका पिछला अवतार है, अपने आप ही इस दुनिया में रहने के लिए अपना समर्थन खो देगा। वह अपने दूसरे स्वर के साथ मर जाएगी। डेविस अचानक भ्रमित हो गया। उस लड़की का नाम लिखो। सिर हिलाते हुए उसने उत्तर दिया, मैं समझ नहीं पाया। अगर मैं सही हूं तो छोटी लड़की के पिछले अवतार ने निषिद्ध साधना तकनीक का उपयोग किया होगा जो स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध थी, या शायद उस निषिद्ध तकनीक की साधना करते समय कोई दुर्घटना हुई होगी जिससे उनकी दोनों आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई होंगी। एक को दूसरे की ज़रूरत है, अन्यथा वे जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैंने उल्लेख किया कि आपकी एलिया की चेतना को शायद सील कर दिया गया होगा या कैद कर लिया गया होगा, न कि मार दिया गया होगा। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे एहसास हुआ, तुम चाहते हो कि मैं एलिया को मार दूं? यही तो मैं इस समय बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसने आह भरी। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी धीमी गति से सीखने वाले से बात कर रहा हो। डेविस ने अपना हाथ उठाया और अपनी गर्दन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी तरह एक निर्दयी कमीना नहीं हूं जो केवल मौत की परवाह करता है। इसके अलावा तुम्हारी अटकलें पूरी तरह से सही नहीं हो सकती हैं। ओह, अगर मैं कहूं कि मुझे अपने अनुमान पर 90% से ज़्यादा भरोसा है। उसने दिलचस्पी से आवाज़ उठाई और सवाल किया, तो मैं बाकी बचे 10% पर भी यकीन कर लूंगा। डेविस ने दांत पीसते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसकी नाराज़ आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, मुझे याद न दिलाने के लिए दोष मत दो। ये तुम्हारी मर्जी है। मैं नहीं करूंगा। डेविस ने शांति से अपना सिर हिलाया। फिर उसे कुछ याद आया। ओह, मैं भूल गया, उस समय मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यह तुम ही थे जिन्होंने मुझे उसके हमले से बचाया था। कुछ पल पहले मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यह एक हमला था। किसने कहा कि मैंने तुम्हें खास तौर पर बचाया है? मैं और तुम्हारी आत्मा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर उसने तुम पर गुलाम की मुहर लगा दी होती तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि मैं भी उसका गुलाम होता? यह एक ऐसा अपमान होगा जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह, डेविस ने तेजी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या यह मेरी कल्पना है या यह संभवतः आपके कहे अनुसार तसुंडेरे की तरह काम कर रहा है? डेविस ने सोचा और घृणा महसूस की।
उसने जल्दी से अपने विचारों को दूर किया और समझा कि यह उसकी कल्पना थी। ठीक है, आपके पास पूछने के लिए अभी भी 2 और प्रश्न हैं। क्या आप नहीं पूछने वाले हैं? एक पल के लिए विचार करते हुए उसने उत्तर दिया, मैं उन 2 महत्वपूर्ण अवसरों को आरक्षित रखूंगा। क्या आप खेती की तकनीक नहीं मांगने वाले हैं? उसने फिर से पूछा, जैसे कि वह उसे लुभा रहा हो। भले ही मैंने पूछा हो, मेरे पास शायद इसे विकसित करने के लिए संसाधन नहीं होंगे। उसने शांति से उत्तर दिया और हंसा। ये चुप हो गया और एक पल बाद जवाब दिया, तुम अचानक उज्ज्वल हो गए हो। डेविस मुस्कुराया और खड़ा हो गया, फिर वह अपनी माँ से मिलने के लिए अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया, जो उसे सफल होते देखने के लिए बाहर 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। मैंने एलिया को वापस पाने के लिए पर्याप्त मजबूत होने तक उसके पिछले अवतार से दूर रहने का फैसला किया है। डेविस ने अपने विचारों से बाहर आते ही दृढ़ता से जवाब दिया। क्लेयर मुस्कुराई, क्योंकि वह देख सकती थी कि वह न केवल इसके बारे में आशावादी था, बल्कि जो चिंता उसे सता रही थी वह उसकी आंखों से गायब हो गई थी। ओह, मैं बताना भूल गया। एवलिन के पिता ड्यूक इवान कॉल्डन आज उसे ले जाने आए थे। वह पूरे समय तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन ये देखकर कि तुम व्यस्त और घायल थे, वह बिना कुछ कहे चली गई। डेविस की अभिव्यक्ति शून्य हो गई, क्योंकि उसे अचानक बकवास महसूस हुआ। वह एलिया के मामले में इतना खो गया था कि वह एवलिन के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उसने अपने हाथ उठाए और खुद को दोषी ठहराते हुए खुद को चेहरे पर थपथपाया। क्या वह घायल है? उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ आत्मदोष से भरी हुई थी। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वह उस समय बेहोश हो गई थी। इसके अलावा वह ठीक है। बाकी लोग कैसे हैं? डेविस ने बिना आराम किए पूछा। सभी सुरक्षित हैं, कोई चोट नहीं है, सिवाय रॉयल कैसल के केवल एक छोटा सा हिस्सा नष्ट हो गया है। मुस्कुराते हुए उसने उसके कंधों को थपथपाया जो कुछ बोझ उठाए हुए लग रहे थे। मुझे माफ़ करें, माँ, ये सब मेरी गलती है। क्लेयर उलझन में थी, लेकिन उसने जवाब दिया, अगर आपको ऐसा लगता है तो एवलिन की अच्छी देखभाल करके हमारे लिए इसकी भरपाई करें। उसके शब्दों को समझते हुए उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हम, क्या इसका मतलब है कि आप उसे स्वीकार करते हैं? हाँ, दुर्भाग्य से मैंने उसका परीक्षण करते समय कुछ कठोर बातें कही थीं। बाद में मैंने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक परीक्षण था। हालांकि उसे कुछ समय लग सकता है। क्लेयर ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वह अब उसकी ठंडी नज़र को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। डेविस की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी होती गई, जबकि वह उसे घूरता रहा। मुझे खेद है, क्लेयर ने अपना सिर नीचे करते हुए उत्तर दिया। उसकी आवाज़ अब और भी नम्र हो गई थी। आह, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, माँ। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए ये किया है। बस समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। डेविस ने हताश होकर आह भरी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सही शब्द नहीं बना पा रही थी। खुद पर हंसते हुए डेविस ने कहा, मैं तुम्हारी दुनिया में भी नहीं गया हूँ, लेकिन मैं दुर्भाग्य से पीड़ित हूँ। मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि मेरे पिछले जीवन में जो अभिशाप मुझे परेशान कर रहा था, वह अभी भी मेरे साथ है। क्लेयर चुप रही। एवलिन के साथ कठोर व्यवहार करने के लिए उसे और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। छोड़ो, यह कोई नई बात नहीं है। दुर्भाग्य मेरे साथ तब तक रहेगा जब तक मैं मर नहीं जाता, यह नहीं बदलेगा। क्लेयर अपने पिछले जीवन के बारे में उसके विचारों को समझ नहीं पाए, लेकिन अपने बेटे को खुद को दोषी मानते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, डेविस, क्या तुम हार मान रहे हो? डेविस ने उसकी ओर देखा और हंसा, बिल्कुल नहीं। मैं खुद को किसी से भी बेहतर जानता हूँ। लगता है मैं बस इसे किसी के साथ साझा करना चाहता था, और वास्तव में अब जब मैंने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं तो मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ।